गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, सुप्रभातम सभी बच्चों को। तो हमारा सब्जेक्ट डीएलएड सेकेंड ईयर के अंदर विज्ञान शिक्षण है। उसके अंतर्गत हम सेकेंड यूनिट में विज्ञान शिक्षण की प्रमुख की जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पहली विधि अवलोकन विधि थी, दूसरी प्रयोग प्रदर्शन विधि थी, तीसरी थी प्रयोगशाला विधि और चौथी है खोज अनुसंधान विधि, खोज विधि, हुसिटिज्म मेथड या अन्वेषण विधि। यानी ये विधि क्या होती है, अनुसंधान विधि क्या होती है। यानी अनुसंधान का मतलब होता है कि खोज करने की विधि। यानी बालक को हम इस प्रकार की कोई चीज या क्वेश्चन वगैरह दे देते हैं जिसका वो खोज करता है, यानी खुद है वो अपनी तर्क वितर्क विचारों के मंथन के माध्यम से उसका सॉल्यूशन यानी उस समस्या का समाधान है वो खुद करता है। यानी खोज विधि इसीलिए कहते हैं इसको कि बालक खुद है इस चीज के बारे में डिस्कवरी करता है, खोजता है। और अन्वेषण यानी अनुसंधान, जैसे वैज्ञानिक होते हैं वो कई मतलब चीजों के माध्यम से अन्वेषण करते हैं, खोज है वो करते हैं। और हुसिटिज्म विधि, अनुसंधान विधि, खोज विधि, हुसिटिज्म मेथड और अन्वेषण विधि। इस विधि के 4-5 नाम हैं। यानी अनुसंधान विधि है उसको खोज विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो बालक है उसकी प्रवृत्ति है वो खोज करने की होती है। तो इसमें है कि अन्वेषण विधि है उसके प्रमुख कार्य क्या है, यानी इसके प्रमुख जो उद्देश्य या प्रमुख चरण है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है यानी इसमें सिद्धांत या होते हैं। अनुसंधान विधि के प्रमुख उद्देश्य या सिद्धांत। यानी ये विधि किन किन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है। तो इसमें पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इस विधि का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी जैसे समस्या हम बालक को देते हैं उसकी खोज है, उसका अन्वेषण है वो बालक खुद स्वयं करता है। तो पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। यानी जो बच्चा वो अपने हाथों के माध्यम से या अपने दिमाग का जो प्रयोग करके बौद्धिक क्षमता के माध्यम से कोई भी कार्य है उसको कैसे सोल्व करता है, उसका कैसे समाधान निकालता है। तो इसकी पहले इसका सिद्धांत है, इसका उद्देश्य है करके सीखना। दूसरा है इसकी क्रियाशीलता, यानी इस विधि के अंदर जो बच्चा होता है वो खोज के माध्यम से या जो भी समस्या है उसका खुद समाधान करता है। तो उसमें एक्टिविटी है वो बनी रहती है, यानी वो क्रियाशील रहता है, एनी टाइम अपने दिमाग या बौद्धिक स्तर उसका बहुत ज्यादा यूज करता है। इसमें एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी इसमें क्रियाशीलता वो सर्वाधिक पाई जाती है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी इस विधि में जैसे बालक है वो किसी समस्या का समाधान वो अपने हिसाब से कर रहा है बौद्धिक स्तर से या खोज करके। तो उसमें जो वैज्ञानिक होते हैं यानी मनोवैज्ञानिक जो साइंटिस्ट लॉजिक होता है उसी के आधार पर वो अपना समाधान निकालता है। यानी उसकी दृष्टि है वो बहुत विस्तृत होती है। जैसे वैज्ञानिक है वो किसी खोज कार्य को कर रहे हैं तो उसकी जो बुद्धि है वो बहुत ज्यादा विस्तृत होती है। वो कई चीजों के बारे में सोचता है कि इसका समस्या का समाधान इस रूप से करें तो कैसे होगा, इसका इस रूप से करें तो कैसे होगा। तो इसमें मनोवैज्ञानिक सोच का विकास होता है और उसी दृष्टिकोण के अनुरूप है वो बालक कार्य करता है। और चौथा पॉइंट है वैज्ञानिक सोच, यानी इसमें जो बालक है उसमें वैज्ञानिक है उनके वैज्ञानिक सोच या दृष्टिकोण। यानी बालक है वो समस्या का समाधान कर रहा है तो ये मनोवैज्ञानिक साइंटिस्ट लॉजिकल हो या वैज्ञानिक यानी जो साइंटिस्ट है उन्हीं के लॉजिक के रूप में
कार्य करता है, यानी उसकी सोच है वो बड़ी होती है, उसकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा होती है, वो अलग अलग चीजें हैं उनके बारे में सोचता है, उत्साहित होता है, और उसकी जो सोच प्रवृत्ति है वो बहुत लंबे दूरी तक उपस्थित होती है। फिर यानी इसके मुख्य चरण या सोपान है। फिर है कि अनुसंधान या अन्वेषण विधि के गुण या विशेषताएं, ये इसके प्रमुख उद्देश्य यानी सिद्धांतों के आधार पर यह कार्य करता है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं गुण वो क्या है, यानी गुस्टिज्म विधि में हमने इसके प्रमुख चरण है वो पढ़ लिए। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि इसके प्रमुख कार्य पद कौन कौन से, यानी जो खोज विधि है उसमें जो कार्य पॉइंट है वो स्टेप है वो कौन कौन सी काम में ली जाती है। तो पहले आती है निरीक्षण, यानी जो भी क्वेश्चन वगैरह या एक्सपेरिमेंट वगैरह हम बालक को देते हैं उसका हमें निरीक्षण करना चाहिए, यानी कौन कौन सी विषय वस्तु हमने बालक को दी है, उसका वो किस रूप में प्रयोग कर रहा है और उसकी बौद्धिक क्षमता वो किस रूप में बौद्धिक क्षमता का यूज कर रहा है, यानी किस रूप में लगा रहा है, तो इसका निरीक्षण हमें करना चाहिए। दूसरा है तुलना, जो भी क्वेश्चन वगैरह या कोई सामग्री हमने बालक को दी है खोज करने के लिए, यानी दो कोई तथ्य दे देते हैं, वस्तुएं दे देते हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन बालक को उससे करवा रहे हैं, तो उसने किस रूप में इसका अध्ययन किया है, यानी इसका कंपैरिजन है वो बालक कैसे कर रहा है, उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। यह भी प्रमुख होता है तुलना। तीसरा होता है प्रयोग, यानी बालक को हमने किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में खोज करने के लिए कहा कि इसका क्या मतलब यूज है, क्या इसका मिसयूज है, इसके बारे में हमने बालक को बताया कि प्रयोग है उसका कैसे यूज कर रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट हमने उसको दिए हैं उसको कैसे मतलब काम में ले रहा है बच्चा, उसको हम प्रयोग कहते हैं। फिर होता है प्रयोग का प्रदर्शन, यानी जो बच्चा है उसको हमने जो इंस्ट्रूमेंट दिया है उसका प्रदर्शन करने के लिए हम कहते हैं उसे कि उसको मतलब किसी ऊंची जगह पे रख कर इसका हमें दिखाना है, यानी सभी जो क्लास के बच्चे हैं उन सभी को दिखाना। तो प्रयोग का प्रदर्शन है वो बालक किस रूप में कर रहा है, यानी अच्छे से उसको मतलब व्यवस्थित करके कर रहा है या ऐसे ही कर रहा है। तो फिर आता है अनुसंधान विधि की गुण या विशेषताएं, यानी अनुसंधान विधि के जो कार्य पद हमने पढ़ लिए, यानी कौन से स्टेप है वो काम में ले जाते हैं। इसके बाद में आते हैं कि प्रमुख गुण एवं विशेषताएं, यानी जो अनुसंधान विधि है उसमें कौन कौन से विशेषताएं मुख्य होती है या कौन कौन से गुणों का विकास बालक में होता है। पहला है खोज एवं शोध के प्रति रुचि, यानी खोज करने की और जो शोध प्रवृत्ति होती है उसके प्रति बालकों में रुचि का विकास होता है, इंटरेस्ट होता है, उनमें उत्साह प्रवृत्ति है वो बढ़ती है, नई नई जो चीजें देखते हैं उनको खोजने की उसमें उत्सुकता बढ़ती है। दूसरा है अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, यानी जो खोज विधि होती है इसमें बालक खुद करके सीखते हैं तो उसमें जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है, स्टेबल होता है, लंबे टाइम तक उसके पास रिजर्व रहता है। फिर होता है कि स्वाध्याय, जो बालक हैं उनमें अनुसंधान विधि से स्वाध्याय यानी खुद पढ़ने की जो आदत है उसका विकास होता है, यानी जो कार्य खुद करते हैं तो उसमें जो पढ़ने के प्रति किताबों बुक्स के प्रति उनकी रुचि है वो ज्यादा जागृत होती है, स्वाध्याय का गुण है वो विकसित होता है। फिर होता है वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, यानी जो बालक है वो खुद खोज करते हैं, किसी कार्य के बारे में समस्या का समाधान खुद करते हैं, तर्क वितर्क विचारों का मंथन खुद करते हैं, उनकी सोच है वो बढ़ती है, तो उसमें वैज्ञानिक जो प्रवृत्ति है उसका विकास ज्यादा अच्छा होता है, यानी उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है। फिर होता है बालक खोज करके सीखता है, यानी इस विधि के अंतर्गत जो बालक है वो खोजी प्रवृत्ति का होता है, यानी अनुसंधान और खुद करता है, खोज करके बहुत कुछ सीखता है। फिर आत्मविश्वास, यानी इस विधि के माध्यम से बालक में आत्मविश्वास आत्म संयम की भावना का प्रचुर विकास होता है। ये इसके मुख्य गुण एवं विशेषताएं। अगला है इसके दोष एवं सीमाएं, यानी जो बालक है उसमें इसी विधि से कौन कौन सी कमी है। तो पहली कमी है कि यह विधि होती है उच्च कक्षाओं के बालकों के लिए आवश्यक होती है, यानी छोटी क्लास के बालक हैं वो खुद खोजबीन वो कार्य नहीं कर सकते, तो जो उच्च प्राथमिक बालक हैं उनके लिए विधि अच्छी नहीं होती, बड़ी क्लासों के लिए सही रहती है। दूसरी कि इस विधि के अंतर्गत खोज कार्य करने में टाइमिंग समय है वो ज्यादा लगता है, यानी किसी समस्या का समाधान करते हैं तो 2-3 मतलब घंटा 2 घंटा इसका टाइम है वो ज्यादा लगता है, परिश्रम है वो ज्यादा करना पड़ता है।
तीसरी इसकी कमी है कि इसके अंतर्गत जो बालक होते हैं वो फौजी प्रवृत्ति के होते हैं, तो जो छोटे बालक होते हैं उनके पास सारे यंत्र भी उपस्थित नहीं होते और उनका जो बौद्धिक क्षमता वो कम होती है, यानी उनकी बुद्धि है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती, तो यह कार्य वो स्वयं नहीं कर सकते। फिर है कि इस विधि के अंदर बालक को अपना अन्वेषण यानी विश्लेषण है वो खुद स्वयं नहीं कर सकते, यानी छोटी क्लासों के बालक है इनमें परखर नहीं होते और ऊंची कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं उनमें बौद्धिक विकास है वो सर्वाधिक होता है, इसलिए इसकी मुख्य यह कमी पाई जाती है। तो आगे की विधि हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मेथड, प्रायोजना विधि। अगली विधि हमारी प्रायोजना या प्रोजेक्ट मेथड होती है। प्रोजेक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसके माध्यम से जो बालक है वो मतलब कोई समस्या है या कोई क्वेश्चन है उसको अपने मॉडल चार्ट को प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रदर्शित करता है और उसी के माध्यम से समझाता है अपनी क्लास में। तो प्रोजेक्ट यानी किसी डायग्राम को शो करना प्रोजेक्ट के माध्यम से उसे प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता है वो है W.H. किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने ही जो प्रोजेक्ट मेथड है वो सर्वप्रथम दिया था और इसका जो मूलाधार है यानी इसको आगे जो कार्य अग्रसित करने का कार्य है वो जॉन डीवी या ड्यूवी ने किया था, यानी इसके जन्मदाता तो किलपैट्रिक हैं और जो मूल आधार इसको दिया था यानी आगे किस रूप में कार्य करेगी, कैसे बच्चे उसको मतलब पढ़ाने के लिए यूज में करेंगे, इनको आधार देने का कार्य जॉन डीवी ने किया। तो किलपैट्रिक ने इसकी परिभाषा दी थी। W.H. किलपैट्रिक ने कहा कि प्रोजेक्ट वह मेथड या वह सहृदयतापूर्ण अभिप्राय युक्त क्रिया है, यानी जो प्रोजेक्ट है वो एक विधेयता से युक्त क्रिया है यानी कार्य करने का तरीका है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जा सकती है। यानी जो किलपैट्रिक है उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट वह सहृदयता यानी अपने हृदय से पूर्ण यानी अपने हृदयता से किया हुआ कार्य है या क्रिया है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जा सकती है। यानी प्रोजेक्ट एक टाइप का इस टाइप का मेथड है जिसको हम अपने हृदयता यानी अपने मन से उसका कार्य करें तो वो पूर्ण हो जाता है अपने वातावरण में। दूसरी परिभाषा दी थी स्टीवेंसन ने, उन्होंने कहा कि योजना एक समस्या मूलक कार्य है, यानी जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो एक समस्यात्मक कार्य है जिसका समाधान वातावरण में रहते हुए हम कर सकते हैं या किया जा सकता है, यानी हमारे जो भी एनवायरनमेंट है उसमें रह करके हम अपनी जो योजनाएं बनाते हैं उनका समाधान हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। आगे है कि जो प्रयोगशाला विधि है उसके आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, यानी इनमें सिद्धांत है वो कौन कौन से यूजफुल होते हैं। पहला होता है रोचकता, यानी इंटरेस्ट। जो भी प्रोजेक्ट कार्य हम बालक को दे रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहा है, अपने वातावरण में उसको किस रूप में समाधान कर रहा है, उसका मॉडल है वो किस रूप में प्रोजेक्ट है उस लोगों के सामने है वो प्रदर्शित कर रहा है, उसमें एक रोचकता का गुण विकसित होता है। कुछ बालकों को मतलब जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं, उत्सुकता उसमें कुछ ज्यादा होती है तो उस चीज के प्रति वो इंटरेस्ट है वो ज्यादा लेते हैं, यानी उसमें रोचकता है वो विकसित होती है। दूसरा है कि प्रायोजना का उद्देश्य, प्रायोजना का उद्देश्य यानी जो भी प्रोजेक्ट हम दिखा रहे हैं लोगों को या क्लास में या जो मॉडल हम प्रदर्शित कर रहे हैं उसका मुख्य एक एम होना आवश्यक है। बिना उद्देश्य के हम कोई भी प्रोजेक्ट बालक के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, यानी हमारी मतलब विषय सामग्री से रिलेटेड है या अपने वातावरण से या अपने समाज से रिलेटेड है तो प्रोजेक्ट है उसका मुख्य उद्देश्य होना आवश्यक होता है। तीसरा है इसका पद क्रियाशीलता, यानी जो प्रोजेक्ट हम काम में ले रहे हैं उसमें एक्टिविटी होना आवश्यक होती है, चाहे वो बालक है वो अपने कक्षा में प्रदर्शन कर रहा है या जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं वो अपने समाज में उसका मतलब दिखाना चाह रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंस चीजें, तो उसमें क्रियाशीलता आवश्यक होती है। बालक है उसमें मतलब एक्टिविटी होती है उस कार्य के प्रति, उसमें क्रियाशीलता या जिज्ञासा ज्यादा होती है, इसीलिए वो कार्य सक्सेसफुल होता है। चौथा है इसकी सामाजिकता,
यानी जो भी कार्य या प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसमें समाज से रिलेटेड भी होना चाहिए। यानी जो समाज के लोग हमें जिस चीज को करने के लिए ऑर्डर देते हैं या जिसका हमारे कार्य को सम्मानित करते हैं, उस कार्य में मतलब इच्छा है वो ज्यादा जागृत होती है। तो इस कार्य करने के लिए हमें सामाजिकता का गुण होना आवश्यक माना जाता है। फिर होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। यानी जो भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। यानी जो अलग अलग व्यक्ति होती हैं उनकी विभिन्नता, यानी उनकी सोच अलग अलग होती है, उसकी बुद्धि है वो अलग अलग होती है। सभी है वो बालक हो चाहे कोई व्यक्ति हो, समाज के या परिवार के सदस्य हो, सभी की जो भिन्नता है वो अलग अलग पाई जाती है। यानी पर्सनैलिटी है सभी की अलग अलग होती है। फिर अगला पॉइंट है समन्वय। यानी जो भी कार्य हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट का समाज से या क्लास के अंतर्गत कर रहे हैं उसमें समन्वय कॉन्जुगेशन होना आवश्यक है। बिना समन्वय के हम कोई कार्य वो नहीं कर सकते। यानी प्रयोजन है प्रोजेक्ट विधि है उसकी प्रमुख गुण या विशेषताएं क्या क्या होती है। यानी कौन कौन से जो कैरेक्टर है वो बालक में विकसित होते हैं। पहला होता है मनोवैज्ञानिकता। यानी इस प्रोजेक्ट मेथड है उसके माध्यम से जो बालक है उसकी सोच है वो बड़ी होती है, कई बातें हैं वो ज्यादा सीखता है। जो वैज्ञानिक तरह के आधार पर वो सोच विचार करता है, उसमें मनोवैज्ञानिकता का जो भावना है उसका विकास अच्छे से डेवलपमेंट होता है। दूसरी है प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक विधि। यानी जो प्रोजेक्ट मेथड है वो प्रयोगात्मक यानी प्रयोगों के माध्यम से होती है। तो एक्सपेरिमेंट और व्यवहारिक विधि यानी व्यवहार के अंदर काम में आने वाले जो प्रोजेक्ट हम काम में ले रहे हैं तो वो व्यवहारिक विधि होती है। इसमें बालक करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग और रहने करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग और व्यवहार के अंतर्गत उतार करके इनको सीखता है। जो चीजें उनके व्यवहार में काम आ रही हैं उनको वो अपने अंदर ले करके उनके आधार पर इसका अध्ययन करता है। तीसरी है तर्क निर्णय चिंतन अन्वेषण शक्ति का पूर्ण विकास होता है। बालक है वो प्रोजेक्ट बनाता है तो कई बार सोचता है कि किस प्रकार का प्रोजेक्ट हम कक्षा में प्रदर्शित करूंगा, मतलब अच्छा है या नहीं है, उसके बारे में समझाना कैसे, इन सभी बातों का वो चिंतन मनन करता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है, चिंतन करता है, अन्वेषण यानी उसकी खोज करता है किस टाइप का वो अच्छा लगेगा। शक्तियों का विकास डेवलपमेंट अच्छे से होता है। फिर है स्थायी और स्पष्ट ज्ञान। यानी जो प्रोजेक्ट है वो बालक खुद बनाता है अपने विचारों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम, तो उसका जो ज्ञान है वो ज्यादा स्थायी होता है। फिर है रचनात्मक प्रवृत्ति। यानी बालक है वो खुद अपनी सोच या बौद्धिक स्तर से जो कार्य करता है तो उसमें अनेक प्रकार की रचनात्मक क्रिएटिविटी है वो विकसित होती है। यानी अलग अलग जो कार्य करता है सभी में जो रुचि विकसित होती है, उत्साह है वो विकसित होता है। यानी अलग अलग कार्य करने की जो रचनात्मक प्रवृत्ति है उसमें विकसित होती है। अगला है नेतृत्व की भावना। यानी बालक है वो जैसे कक्षा में कर रहा है तो उसमें अहम भावना आती है कि मैं पूरी क्लास के सामने, टीचर के सामने इसका प्रदर्शन कर रहा हूँ और इसके बारे में समझा रहा हूँ। उसका नेतृत्व है यानी उसका डेवलपमेंट होता है, यानी उसकी सोच, आत्मविश्वास, संयम सब कुछ बढ़ता है और नेतृत्व की भावना का विकास होता है। अगला है चरित्र निर्माण में सहायक। चरित्र यानी जो उसके जीवन के यानी जो उसका स्वभाव है उसमें जो भी गुण विकसित होने होते हैं, चरित्र के जो टोटल निर्माण गुण होते हैं उनका विकास बालक में होता है। जैसे आत्म संयम होता है, आत्मविश्वास होता है, सामाजिक भावना है जैसे सहयोग है, प्रतिस्पर्धा, इन सभी संवेदना, इन सभी जो चीजें हैं उनका इसमें डेवलपमेंट अच्छे से होता है। ये इसके गुण और दोष, गुण और विशेषताएं। अगला है इसके दोष या सीमाएं। उसके गुण विशेषताएं हमने पढ़ ली है और आगे है कि उसकी दोष या कमी क्या क्या है। पहला है कि उचित क्रम से अध्ययन नहीं होता है। इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि में जो क्रम है वो क्रम में निश्चित रूप से उपस्थित नहीं रहता है। यानी हर विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, उसका प्रोजेक्ट हम नहीं बना सकते। यानी जो बनाने वाले जिसका प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं वो विषय तो हम आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन जिनका प्रोजेक्ट नहीं बनता जैसे हिंदी संस्कृत विषय हैं उनको हम नहीं पढ़ सकते, तो उसका क्रमबद्ध अध्ययन नहीं होता है। दूसरा व्यय अधिक होता है।
इस विधि के अंतर्गत हर स्टूडेंट या बालक को जो प्रोजेक्ट के जो साधन है वो उपस्थित करवाना आवश्यक होता है, इसलिए यह विधि महंगी विधि होती है, हर विद्यालय या महाविद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकती। फिर है कि बड़ी कक्षाओं के लिए उचित है। तीसरी कमी यह है कि जो बड़ी कक्षाएं होती हैं उनमें प्रोजेक्ट मेथड यूजफुल होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो प्रोजेक्ट न तो दिखा सकते हैं और न कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।